अच्छा जी। नहीं, नेक्स्ट लास्ट क्लास है। नेक्स्ट रेगुलर क्लास होगी ना आपकी? हाँ, सेकंड लास्ट है। मैं मतलब इसी वीक में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जैसे ही पेपर सबमिट कर दूंगा ना फाइनल, फिर कुछ बता सकता हूँ। उससे पहले बताऊंगा तो फिर पेपर चेंज हो गया तो मसला है। थोड़ा थोड़ा इजी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा हार्ड थोड़ा इजी। चेकिंग अच्छी करी तो फंस जाओगे। बोलोगे चेकिंग करे ही नहीं, ऐसे ही बस निकालते हैं। अच्छी चेकिंग में तो बच्चे फंस जाते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? चीटिंग, चेकिंग, अच्छा अच्छा। सेकंड हाफ में क्यों जाओगे? रेगुलर क्लास है ये। तो फिर एब्सेंट हो जाएगी यार। हाँ चलो सही है। अब्दुर्रहमान, हयात, आयशा, सना, क्विज, अमारा शेख सीपी में इंक्लूड हो जाएंगे। अमारा, आयशा, सना लगा दी, इसमें भी लगा दो भाई। ये लो, आयशा सना लगाओ और अमारा शेख लगाओ। आमना राशिद, कहाँ है आमना राशिद? आमना राशिद नहीं है, एब्सेंट करो। अमारा शेख लगा दो, आयशा सना फर्स्ट हाफ की सिर्फ लगा दो। अनमोल भाई, आयशा सना और अमारा शेख। अनमोल नहीं है, अनोद कादरी, अरीज खान, अरीज अच्छा, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल, फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, हुदा, लाइबा, चली गई तो गई बस। लाइबा तैमूरी, महनूर, सेकंड हाफ में आएगी ना। माहिन जुल्फिकार, माहरूख रसूल, माहिदा अहमद, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, मैमूना, क्या है मैमूना ईमान राव, महक, नेहा राशिद, राबिया फ़हीम, रीमा रीमा नाज, रोहम रेहान, रुमैसा एजाज, रुमैसा का है, सादीना, सफ़ा उमर, कहाँ है सफ़ा, सालिहा, सना तारिक, सानिया आबिद, शेर बानो, शिजा खुर्शीद, शिजा साजिद, सिमरन देवी, ये कहाँ है, सुनैना, सईदा आयशा आकिल, सईदा आयशा उन्निसा, सईदा फातिमा नाज, सईदा उम्मे हानी, उस्मान खान, वजीहा वाहिद अली। बस लग गई ना इनकी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान वेडनेसडे क्लास, मतलब ये कंप्लीट हो गई थी हमारी ये स्लाइड्स। ये तो यहाँ तक हुई भी है। व्हाट इज कल्चरल एवोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, ये नहीं पढ़ा था। चलो सही है, तकरीबन जो अहम चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आपकी स्लाइड नंबर है 9। हाँ ना,
तो 17 तक है स्लाइड्स ये तो। बनाई हुई है ना, वो कभी पढ़ानी पड़ती हैं। इसका पार्ट 2 होगा तो उसमें तो पढ़ोगे ना। पार्ट 2 में तो पढ़ोगे ना। किसने तारीफ करी है? पता नहीं किसने आप लोगों को बोली ये बात, मुझे तो पता है कैसे उन्होंने, मतलब किस मायने में बोला ये बात। जैसे मेहनत करोगे वैसे ही फल मिलेगा। अरे यहाँ तो दिखा रहे हैं के बाद हो सकता है 10 की शायद पढ़नी पड़ जाए। अच्छा जी, चले जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बाद, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। इसको भी इसके साथ ही नीचे रख दें, एक साथ ही संभाल लें। अच्छा, अब आपके पास है स्लाइड नंबर 9, और स्लाइड नंबर 9 में हमें अब ये बता रहे हैं डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान ट्रेंड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। यानी कि अब हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के अंदर के हालात, और उसके अंदर जो जो हमारे पास चेंजिंग्स हो रही होती हैं, जिस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है सेंसस, सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, माइग्रेशन, पॉपुलेशन पिरामिड, HDI। ये तकरीबन यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे आज। तो इन शॉर्ट वे में यूँ समझ लो कि डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें, फिर उसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेंडिंग पॉइंट देखें तो वो पाकिस्तान के अंदर और हर दुनिया के हर कंट्री और कौम के अंदर ये बात होती है कि जैसे हम एक क्लास भी मुरतब करते हैं, अगर तरतीब देते हैं, कोई क्लास भी हम क्रिएट कर रहे, उसको बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं कि भाई स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। जब पाकिस्तान भी एक सेपरेट नेशन बना है तो कायदे आज़म ने एक बहुत से पॉइंट्स में से ये पॉइंट भी रेज़ किया था कि हम एक सेपरेट नेशन यानी कि एक अलग कौम बनने के काबिल हैं। उसके लिए जिस पॉपुलेशन ऑफ वुमेन्स की, जो मुसलमानों की एक अक्सरियत है, मेजॉरिटी की, वो काउंटिंग हमारे पास मौजूद है। चुनांचे हम उतनी तादाद के चूँकि मालिक हैं और इस वजह से हम एक अलग कौमियत के जो है ना हकदार बन जाते हैं। हमारा राइट है ये
ये एक लीगल पॉइंट था जो जाहिर है जिससे अंग्रेज़ इनकार नहीं कर सकता था, और उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और सेपरेट नेशन की जो थ्योरी थी वो और ज़्यादा मजबूत होती चली गई इस वजह से। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी नेशन के बरकरार रहने का, किसी भी नेशन के स्टेबल रहने का, किसी भी नेशन के ग्रोथ करने का या बनने का, एज अ कॉम नेशन बनने का भी ये एक पॉइंट होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो लिहाजा हर मुल्क, कंट्री, और चाहे किसी शहर के, सिटी के बाशिंदे हों या किसी खित्ते या रियासत के भी बाशिंदे हैं, तो वो अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले जो है ना काउंट करते हैं, उसकी ग्रोथ को देखते हैं, उसकी तादाद कितनी है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? सेंसस कहा जाता है, यानी कि शुमारियात, मर्दम शुमारी। मर्दम में क्या आ जाता है? सारी इंसानियत आ जाती है। जानवरों को शुमार करके जो है फिर अपनी पॉपुलेशन को तुमने बढ़ाना है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी फिर। और जानवरों को तो वो राइट्स नहीं देने ना जो आपको देने, उनके लिए तो हमने यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनानी है, कॉलेजेस नहीं बनाने, स्कूल नहीं बनाने। उनके लिए हाँ इस माना कर हम करते हैं कि भाई उनके लिए खेत खलियान होने चाहिए, खुली जगह, फ़िज़ा हो जहाँ वो माशाल्लाह चर सकें। हाँ, वैसे जानवरों की भी अलग गिनती होती है, इसीलिए देखें जानवरों की भी गिनती अलग होती है, ठीक है ना, अलग होती है। ऐसा नहीं है एनिमल्स की कोई काउंटिंग नहीं है, वो शुमारियात भी पाकिस्तान में भी होती है, दुनिया भर में होती है। लेकिन ये जो हम बात अभी कर रहे हैं, ये मर्दम लफ्ज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं ना उर्दू का, तो ये आ जाता है इंसानों के लिए, हम इंसानों की बात कर रहे होते हैं। और जहाँ तक हाँ, कोई जानवर ख़त्म नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। ये अगर ख़त्म होने थे तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़त्म हो जाते सारे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ था, सारी दुनिया में पानी भर गया था। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, सेकंड आदम। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ख़त्म होना होता ना, एक चींटी को भी ख़त्म होना था अगर, तो उस दिन ख़त्म हो जाती। लेकिन चूँकि अल्लाह ने इनको बाकी रखना था, तो वो चींटी का जोड़ा भी बोर्ड पर चढ़ गया, टाइटैनिक की बोर्ड पे। फिर ये जो बोर्ड थी उसने उनको देखो कैसे महफूज रखा, तभी इनको आदम सानी कहा जाता है, दूसरे सेकंड आदम। तो बहरहाल अगर आपको गाय माता अच्छी लग रही है ना, तो उसकी भी सुन ले। सिर्फ काऊ अच्छी लग रही है, तो काऊ तो वो हिंदुस्तानियों को भी इस साल बड़ी अच्छी लग रही थी। और उन्होंने गांधी, ये कौन है इस वक्त जो बैठा हुआ है, मोदी, उन्होंने ऐलान किया था ना कि भाई अब कोई इसकी कुर्बानी नहीं करेगा, तो मुसलमानों ने तो साथ दिया माशाल्लाह पूरा, और मुसलमान खड़े हो गए कि बिल्कुल जी हम ख़रीदेंगे भी नहीं, हम ख़रीदेंगे भी नहीं और हम ज़िबा भी नहीं करेंगे, इसको स्लॉटर भी नहीं होगा। चुनाचे जो बेचारे हिंदू थे वो खुद रो पड़े, जिन्होंने 2-2 साल मेहनत करके इनको पाला था बेचने के लिए, और उनका गुज़र बसर ही इसी से होना था। जब उनकी ये जो जानवर थे वो नहीं सेल हुए, तो मजबूरन उन्होंने कसाईयों को सस्ते दामों बेची हैं वो ज़िबा होकर, और उनका गोश्त जब यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा तो मुसलमानों ने पकड़ लिया कि ये कैसे आपने ये कर दिया, हालांकि हमें आपने ख़रीदने से, ज़िबा करने से मना किया, खुद ज़िबा करके आप भेज रहे हैं गोश्त। ये इसी साल तो हुआ है अभी बकरीद पर, इतना कुछ हो गया दुनिया में और तुम्हें पता ही कोई नहीं है। तुम्हें ये पता है नई फिल्म कौन सी लॉन्च हो रही है, नया ड्रामा वो कब उसकी किस्त आ रही है, किस उसमें ये एनिमेशन फिल्म लॉन्च हो रही है, ये नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, ये नहीं पता। तो वो तो हम चेक करते हैं, हाथ से ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं उसको, वो सब चेकिंग सिस्टम आपके हाथ में है। कौन? शैतान मुर्ग वैसे आप कुर्बान करके खा लें, लेकिन कुर्बानी की जगह उसको फ़र्ज़ कुर्बानी वाजिब की जगह नहीं कर सकते। वैसे उसका गोश्त हलाल है, हराम नहीं है।
तो बहरहाल, तो ये बात हम कर रहे हैं सेंसस पॉपुलेशन की, जो शुमारियात होती है, गिनती की जाती है इंसानों की, वो सब इसका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और इस ग्रोथ का इसमें अंदाज़ा हो जाता है भाई कितनी अफजाइश हो रही है, कितनी पैदाइश हो रही है, कितनी अमवात हो रही हैं, मर कितनी तादाद में इंसान रहे और कितनी तादाद में इंसान दुनिया में पैदा हो रहे हैं। फिर वो लोग जो कि माइग्रेशन करके, हिजरत करके, आपके दो तरह के किस्म के लोग हैं, एक तो मुल्क के अंदर ही हिजरत कर रहे हैं और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो मुल्क ही छोड़कर जा रहे हैं बिल्कुल, तो उनका अंदाज़ा लगाना, बात समझ रहे हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आपका अल्लाह भला करे आ जाता है ये वाला HDI वाला, ठीक है। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहलाता है, समझ गए। तो अब आ जाओ सबसे पहले सेंसस के ऊपर। तो सेंसस कहते हैं अ सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन of demographic, social and economic data about a particular population or region at a specific time। यानी कि एक आपका यूँ समझ लें अंदाज़ा करते हुए कि जो आबादी होती है हमारी मखसूस वक्त में, एक टाइम पीरियड के अंदर ख़ास उसका कानूनी एक वक्त का दौरानिया होता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 10 साल का दौरानिया है कि हर 10 साल के अंदर मर्दमशुमारी लाजमी कराई जाएगी, सेंसस, जिससे पॉपुलेशन की हम काउंटिंग कर सकते हैं सही माना में। तो हर 10 साल के अंदर ये पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो ख़ास वक्त में, मखसूस टाइमिंग में, और ख़ास आबादी या इलाके की जो है ना काउंटिंग करना। यानी कि उसके लिए बाकायदा आपका सेंसस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ सेंसस जो है ना स्टैटिस्टिकल इदारा फेडरल गवर्नमेंट का, वो इसमें बाकायदा ब्लॉक्स बनाता है और इनकी शुमारियात का जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 2 महीने से भी ऊपर जाता है, बाज़ दफ़ा 3 से 4 महीने ये होती है। लेकिन हमें ऑफिशियली जो नज़र आता है वो 1 वीक का दौरानिया ड्यूरेशन दिखता है कि एक हफ़्ते के अंदर ये शुमारियात का मामला सारा हो जाता है। लेकिन इसके लिए तैयारियां 2, 2.5, 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो पहले घरों पे जो है ना नंबरिंग करते हैं, उनकी ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं, फिर उनके जो होती हैं अपना अल्लाह भला करे सरहदें बनती हैं, इलाकों की सारी पिन पॉइंट्स बनते हैं, पिन लोकेशंस बनती हैं, उसमें नंबर डलते हैं, वो सारा कुछ तकरीबन 2-3 महीने पहले से इदारा शुरू कर लेता है। हर जगह जिधर इंसान के बसने का मतलब अंदाज़ा होता है कि भाई ये नाला है या ये वो चल रही है, इसके इर्द गिर्द भी लोग रह रहे हैं झोपड़पट्टियों में, उनका भी जो है ना झोपड़ियों पे भी निशानदेही कर दी जाती है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, रह तो रहे हैं, भले कच्चे घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं। हत्ता कि बाज़ दफ़ा तो माशाल्लाह ऐसा भी हुआ है कि पान की दुकानों पे भी नंबरिंग लगा दी, क्योंकि वो केबिन था, उनको लगा शायद इसमें भी कोई इंसान रहता होगा। मकसद हो जाता है, वो भी इंसान है, इंसान है, समझे कि भाई किसी ने अपने रहने की जगह बनाई हुई है शायद। जिधर दरवाज़ा उनको दिख गया, हाँ, जिधर वो खाने में मशहूर है उनको आप छोड़, खा लिया ना, अकेले खाए, लेकिन तुमने दिखा दिया कि आप पेट में दर्द होगा, तो फिर क्या होता है कि वो बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी, हाथ भी नहीं धोए, हमें तो कुछ। चलो वैसे हमारी नज़रें जो है ना वो हल्की नहीं है, ये खाने के ऊपर तो फौरन जो है ना फिर। चिकन तो बच्चा होता है यार, उसको तो छोड़ दो यार खुदा के लिए। चिकन तो कहते किसको है, हैन खाओ, चिकन विकन छोड़ो, हैन का हम वैसे बकरे खाते हैं। नहीं नहीं, अमीर नहीं है भाई, अल्लाह अमीर ना बनाए, बस दिल का अमीर होना चाहिए। छोड़ो तुम लोग, टाइम ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, सेम टाइम एक करंट स्पेसिफिक टाइम में एक करंट आबादी या इलाका जिसके अंदर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो उनका मुकम्मल डेटा जो है ना वो कैलकुलेट करना मुनज़्ज़म तरीके से,
और मरदमशुमारी का बुनियादी मकसद क्या है कि एक जोग्राफियाई निज़ाम इलाके का तमाम अफराद को काउंट करना, तमाम इलाके के घरानों को उसकी तफसीलात मालूमात को इकट्ठा करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करना। इसीलिए हो सकता है मरदमशुमारी के वक्त में आपके घर पे भी लोग आए हों और उन्होंने आपसे तमाम तर डिटेल्स वो हासिल की हों, तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है ना सवालात किए जाते हैं। हत्ता कि ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है घर के सरबरा से, और उसके बाद फिर उसके मातहत उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और फिर वो बच्चे जो है किस किस एज वाइज हैं, फिर उनकी एजुकेशन के मुतालिक है। मरदमशुमारी इसलिए कहते हैं, शुमार कहते हैं गिनती करने को, काउंटिंग को, और मरदम कहते हैं इंसान। आदमशुमारी नहीं कह सकते, मरदमशुमारी। आदम अलैहिस्सलाम वाले तो अक्सरियत चली गई, उसको कैसे शुमार करोगे? मर के चले गए ना लोग, तो ज़्यादा लोग तो मर गए ना, कम लोग बचे हुए हैं ना भाई। इस वक्त दुनिया में ज़्यादा लोग ज़िंदा हैं या ज़्यादा मर चुके हैं? ज़्यादा लोग ज़िंदा हैं। सुन लो इनकी बात, करोड़ों साल गुजर गए इस दुनिया को बने हुए, करोड़ अरबों लोग मर चुके हैं, अरबों खरबों लोग मर के चले गए यहाँ से। ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है? डेथ शुदा है, मर चुके हैं बेचारे, ख़त्म हो गए। उन्होंने डायनासोर भी देखे होंगे, आपने तो देखे भी नहीं। तो बहरहाल अब बात यह है कि उनकी काउंटिंग करना स्पेसिफिक इलाके की, स्पेसिफिक जो कवर्ड एरिया है उसकी, इसको ही कहा जाता है सेंसस। द डेटा इज देन यूज फॉर वेरियस पर्पसेस विद अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस इन इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकिंग एट लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स। जब आपके घर पे आते हैं तो सिर्फ काउंटिंग नहीं करते हैं, बल्कि उस काउंटिंग के अलावा ये भी सब पूछा जाता है कि भाई आपके यहाँ हफ्तावार कितनी दफ़ा सब्ज़ी पकती है, क्या क्या सब्ज़ी पकती है, गोश्त कितनी दफ़ा ख़रीदते हैं, आपके घर में जो है ना आप कपड़े कितने कितने अरसे में सिलवाते हैं, और ख़वातीन के बाज़ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो ख़वातीन ही आकर करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ें मालूम करने का असल मकसद क्या होता है कि एक डाटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, एक डाटा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ जो है अपने पास उसको जमा किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है आपको जो ज़मीन देता है वो आपसे सारी मालूमात हासिल करने का हकदार भी होता है। तो सारी ज़मीन हकीकत में तो अल्लाह की है, अल्लाह के बाद जो है ना हमारे यहाँ की जो है वो मुल्क पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट की है। तो उसने आपको अलाउ की है, इसीलिए वो आपसे हर इंफॉर्मेशन लेने का मजाज रखता है। चुनाचे वो आपसे ये सारी मालूमात इस वजह से लेते हैं ताकि वो हर चीज़ के एतबार से सारा डेटा जो है ना वो कल को अगर अलग भी करना चाहे तो कर सके। क्योंकि ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की गिनती नहीं करता, बल्कि ये आपके इंसानों के अलावा जो बेजान चीज़ें भी हैं ना, गैर ज़वील उकूल जिनको आप कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, हत्ता कि आपकी गाड़ियाँ, बाइक्स, आपके घर, फिर आपकी बेजान चीज़ें, मोबाइल, एसेसरीज़, डिफरेंट हर किस्म की, हत्ता कि जो आप सब्ज़ियाँ खाते हैं, जो फल खाते हैं, उसकी भी गिनती ये करना चाहता है। तो उसके लिए ये सारे सवालात करते हैं। हत्ता कि हम जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का भी हिसाब किताब लगवाने के लिए ये वो चीज़ें भी पूछते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका मुल्क तरक्की करता है, इससे ये फ़ायदा होता है। टैक्स भी लगाते हैं, बहुत सी कंडीशन में आपका मुल्क तरक्की करता है, उसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं। टैक्सेस भी लगाते हैं, उनको अंदाज़ा भी होता है खपत की कि कितना चीज़ों की ज़रूरत है, कितना इस्तेमाल हो रही है, कितनी ज़ाया हो रही है। फिर ये डाटा जो है वो सेल भी करते हैं दुनिया भर में, बहुत से कंपनीज़ इस डाटा को परचेज़ करती हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। फिर ये डाटा आपका नादरा के अंदर भी देखें जाकर फिट होता है, उससे भी आपके बाकायदा फैमिली ट्री बनते हैं और सारा कुछ। कल को अगर आप यहाँ से माइग्रेट भी करते हैं
मुल्क से चले भी जाते हैं या और चीज़ें होती हैं तो उसको भी ये काउंट करके रखते हैं। यानी एक एक चीज़ की शनाख्त जो है ना बाकायदा तरीके से की जाती है, कोई चीज़ कोई पॉइंट को छोड़ा नहीं जाता। चुनाचे यूटिलाइजिंग सेंसस डेटा इन पॉलिसी मेकिंग, अब इसके बाद डेटा को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुकामी, इलाकाई और कौमी सतह पर पॉलिसी साजी को मेंटेन भी किया जाता है और इस डेटा से बहुत ज़्यादा जो है ना आगे मफादात और फ़ायदे भी उठाए जाते हैं मुल्क पाकिस्तान की खातिर। तो पॉलिसी साजी में मरदमशुमारी के आदाद शुमार जो हैं ये ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। यूटिलाइजिंग सेंसस डेटा इन पॉलिसी मेकिंग, डेटा कलेक्शन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, कलेक्ट्स डेटा ऑन पॉपुलेशन साइज, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस एंड अदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, एक तो आबादी के एतबार से मालूमात आबादी के साइज़ को, हुजम को जानने के लिए, उनकी एज फैक्टर्स को समझने के लिए, इसी तरह जिन्स को समझने के लिए, अज़दवाजी जो हैसियत होती है उसको समझने के लिए कि भाई कितने मर्द औरत ऐसे हैं कि जो शादीशुदा हैं और कौन से ऐसे हैं जो गैर शादीशुदा हैं, उसका भी तनासुब लगाया जाए, उसकी भी हैसियत देखी जाए। मर्दों की तादाद कितनी है, ख़वातीन कितनी है, बच्चे कितने हैं, बड़ी उम्र अधेड़ उम्र के लोग कितने हैं, बूढ़े कैटेगरी के लोग ज़्यादा कितने हैं, फिर उनकी परसेंटेज वाइज उम्र एज के 10 साल तक के बच्चे कितने हैं, 1 साल के अंदर के कितने हैं, 10 से 20 साल के दरमियान कितने हैं, 20 से 30, फिर 40, 50, 60 ऐसे करके 100 तक। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। भाई ये इलाका ख़ास पाकिस्तान का ऐसा है जिधर लोगों की उम्रें माशाल्लाह 100 साल 100 साल तक जाती हैं, इधर की खासियत ऐसी है। और ऐसे बाज़ ऐसे माशाल्लाह आपके इलाके पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ के रहने वाले लोग 115 साल, 20 साल, 25 साल तक ज़िंदा रहते हैं। तो ये भी इनको कैसे पता चला, सब इसी से, इन्हीं चीज़ों से निकल के आ जाता है सामने काफ़ी इंफॉर्मेशन। इकनॉमिक इंफॉर्मेशन गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। घर में बग़ैर कमाने वाले जो मर्द हैं, औरतें हैं, उनका अंदाज़ा हो जाता है। जो कमाने वाले लोग हैं उनका अंदाज़ा होता है, उनकी जो इनकम होती है उसका पता चलता है। वो जिस काम में जिस पेशे को पसंद करते हैं, ऑक्यूपेशन, उनके जो पेशे हैं वो उसका पता चल जाता है। इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ का पता चलता है, इंडिविजुअली भी और ग्रुपली भी, हर एतबार से ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सामने आती हैं। हाउसिंग इंफॉर्मेशन कैप्चर्स डेटा ऑन हाउसिंग कंडीशंस, एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउस के जो घराने के एतबार से एक एक मालूमात होती है, वो सारी इस डेटा से पता चलती है कि रिहाइश के हालात क्या हैं, उनको मिलने वाली सहूलियात क्या क्या हैं। बुनियादी ढांचे पर डेटा इसको हासिल किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक बनाया जाता है। अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉपुलेशन है, इसमें अमीर लोग कितने हैं, दरमियाने लेवल दर्जे के लोग, मीडियाकर किस्म के कितने, और गरीब तबका जो है ना कितना है। उसके अंदर भी जो है ना कई फार्मूलास हैं, वो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्पोज करते हैं, जिससे ये परसेंटेज वाइज एक एक चीज़ बिल्कुल करंट जो है ना बाहर निकल के आ जाती है सामने। ये भी मेरा कसूर है, ज़रूर इसमें अमेरिका की साजिश है। अच्छा पता है तो आ जाओ इधर, मैं उधर बैठता हूँ, आ जाओ। एक एक स्लाइड से समझानी है, आ जाओ, मेरा तो काम आसान हो जाएगा, अल्लाह करे। समझाना है सबको। हेड डाउन कर लो, सो जाओ, नींद की गोली खा के आ जाओ। पॉपुलेशन एनुमरेशन, जो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया जाता है, उसमें ख़ास जो अमल दखल होता है वो एनुमरेटर्स का होता है। जब यूनिवर्सिटी फ़ाइनल करेगी तो हाँ, लास्ट क्लास में सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपकी लास्ट है क्लास।
Population enumeration counts every individual within a specified geographic area to provide an accurate and up-to-date population figure. यही वाला है, अगला है पॉपुलेशन इनुमरेशन। तो इनुमरेटर्स जो होते हैं इन लोगों की जिम्मेदारी होती है डेटा कलेक्शन करना, और आम तौर पे ये इनुमरेटर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है टीचर्स को हायर करते हैं। अक्सर जितने आपके एजुकेशन के इदारे हैं तो उनको अपने साथ मर्ज किया जाता है, उसके साथ नादरा के डिपार्टमेंट को भी मर्ज किया जाता है ताकि वो ऑनलाइन उस डेटा को डायरेक्टली जो है ना ट्रांसफ़र करते रहें। तो आबादी की गिनती, आबादी का दुरुस्त और ताज़ा तरीन आदाद व शुमार करना फराहम करने के लिए एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके में हर फर्द को काउंट किया जाता है, शुमार किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल रिडिस्ट्रिक्टिंग, डिटर्मिनेटिंग representation in legislative bodies and redrawing electoral district based on population changes। अच्छा, नुमाइंदगी और सियासी दोबारा तकसीम, कानून साज इदारों में नुमाइंदगी का तयन करना और आबादी की तब्दीलियों की बुनियाद पर इंतखाबी अजला को दोबारा तरतीब देना, ये भी जो होता है सारा कुछ मरदमशुमारी के ही बलबूते पर किया जाता है। हत्ता कि आपके यहाँ इलेक्ट्रेट यानी कि जो वोटिंग सिस्टम होता है उसको भी पेंडिंग पे डाल दिया जाता है जब तक कि आपके मुल्क में सेंसस ना कंप्लीट हो जाए। तो ये जो पिछली दफ़ा भी हुआ, जब तक आपकी मरदमशुमारी होनी थी तो आपके इंतखाबात को, वोटिंग सिस्टम को भी इन्होंने डिले करा, लेट किया, और एक नायब सदर, नायब वज़ीर आज़म को आर्जी तौर पे 3-4 महीने के लिए मुल्क हवाले कर दिया गया। और ये किया जाता है क्योंकि जब तक असल काउंटिंग इलाकों की सामने नहीं आएगी, पूरे पाकिस्तान की शुमारियात, मरदमशुमारी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक के लिए जो है ना आप फिर वोटिंग सिस्टम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब वोट लेना होता है उसमें गिनती का अमल दखल होता है। तो जब तक असल रियल आपके पास काउंटिंग नहीं आ जाएगी पूरे मुल्क की, तो आप वोटिंग सिस्टम कैसे करेंगे? आप वोट भी नहीं ले सकते फिर तब तक, क्योंकि जितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जितने अजला हैं, जितनी रियासतें हैं, जितने आपके सूबे हैं, जितने आपके शहर हैं, सिटीज़ हैं, ये सारा कुछ आपकी आबादी पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से उस आबादी के पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज तनासुब के एतबार से आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स बनते, वो तमाम अजला बनते। फिर उनके अंदर जो तमाम सीटें होती हैं वो फिर उसके परसेंटेज के हिसाब से बनती हैं और निकलती हैं, जिस पर हुकूमत के लोग आकर जो है ना वो बैठते हैं और वहाँ से काम करते हैं फिर वो। तो ये तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आपका सेंसस फ्रेशली जो है ना वो कंप्लीट ना हो जाए हर 10 साल के अंदर। तो 10 साल के बाद ये सेंसस इसी वजह से कराया जाता है। पॉलिसी मेकिंग, यूटिलाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, हाँ सेंसस तो साथ साथ चलता रहेगा ना। आप रिसोर्स एलोकेशन, सोशल सर्विसेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़, एनवायरमेंटल प्लानिंग, अब इनको समझते चले जाओ। देखो, सबसे पहले वसाइल की तकसीम है। ये क्या होता है कि जिस इलाके में, जिस सूबे में, जिस शहर में, जिस जगह पर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग उनकी स्ट्रेंथ होगी, उसके हिसाब से ही वहाँ के जो भी तकसीम होगी रिसोर्सेज की, वसाइल की, वो उसी के तनासुब से की जाती है। अब अगर कोई ऐसा है जो देहात है, बेटा मोबाइल बंद कर दें साहब, ऐसा कोई इलाका है जो कि एक कॉलोनी है छोटी सी, ऐसी कोई जगह है जो कि गांव है, देहात है, बात समझ रहे? तो वहाँ के रिसोर्सेज जो होंगे उनकी एलोकेशन, वसाइल की तकसीम वहीं के एतबार से होगी जो वहाँ की पॉपुलेशन होगी, जो वहाँ इंसानों की तादाद होगी। अगर वहाँ रहने वाले 1000 लोग भी नहीं हैं और आप वहाँ 100 स्कूल बना दें, 100 कॉलेजेस बना दें, तो ये भी ज़्यादती हो जाएगी और ये क्या है, नाइंसाफ़ी भी है। तो अगर जो स्ट्रेंथ होगी ना नौजवानों के हिसाब से,
उनके ही एतबार से वहाँ की रिसोर्सेज और बड़े लोगों की उम्र के हिसाब से, तो हर बंदे की जो पॉपुलेशन के अंदर काउंटिंग आएगी ना, स्ट्रेंथ आएगी, उसके हिसाब से ही उसकी प्लानिंग बनेगी। तो रिसोर्सेज एलोकेशन, वसाइल की तकसीम जो है, ये वहीं के इलाके के एतबार से ही उनको वो वसाइल दिए जाएंगे। ऐसे ही सोशल सर्विसेज प्लानिंग, जो समाजी खिदमात की मनसूबा बंदी होती है, इसका एतबार भी उसी पॉपुलेशन के तनासुब से लगाया जाता है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ प्लानिंग जो होती है, यानी कि इंसानों की सेहत का ख्याल रखना। अब एक ऐसा है जो कि देहात है और वहाँ पर कुल घर आप हाउस होल्ड अगर देखें तो वो सिर्फ 100 हाउस होल्ड हैं, वहाँ पर 100 घराने। तो उधर अगर आप 5 बड़े बड़े अस्पताल बना देंगे तो ये ज़्यादती हो जाएगी, नुकसान है मुल्क का। एक अस्पताल वहाँ पर काफ़ी है 100 घरों के तनासुब से। तो जिस जगह पे अगर 5 करोड़ की आबादी मौजूद है, वहाँ पर अगर आप एक ही बड़ा सिर्फ अस्पताल बने तो ये भी ज़्यादती है, ये भी नाजायज़ हो जाएगा। तो इसीलिए पब्लिक हेल्थ प्लानिंग होना ये भी बहुत ज़रूरी है। रोज़गार और लेबर मार्केट की पॉलिसियाँ, ये भी वहाँ के तनासुब से ही डिवाइड होती हैं कि भाई जितना वहाँ पर अगर आवाम की अक्सरियत है, तो आप खुद देख लेंगे जो रूरल एरियाज़ हैं, फिर इसी तरीके से दूसरा आपका जो शहर के इलाके, तो जो देहात के इलाके हैं, देहात होंगे, वहाँ पर आपको इतना एडवांस लेबर सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन जो शहरी इलाके होंगे, जो शहर के बड़े बड़े इलाके जिधर बड़ी आबादी रहने वाली है, तो वहाँ पर आपको लेबर भी बड़ी एडवांस मिल जाएगी, मार्केटें मौजूद होंगी। ये सारा कुछ उन्हीं पॉलिसीज़ वाइज जो है ना बनाया जाता है। माहौलियाती मनसूबा बंदी, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, ये भी आपकी मरदमशुमारी पर ही डिपेंड करता है कि जब तक जिस हिसाब से, जिस तनासुब से वो होगी, उसी परसेंटेज वाइज, उसी हिसाब से आपका इन्वायरमेंटल प्लानिंग भी होगी। यानी कि आपके जो इलाके की इन्वायरमेंट है उसको भी बरकरार रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स की जाती हैं। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का इदारा उसको मुरतब करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी जो शुमारियात है उसकी अफजाइश, पैदाइश, उसकी ग्रोथ, ये 2 चीज़ों के एतबार से आपके सामने आती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स to the change in the number of individuals in a population over a specific period. It's typically expressed as a percentage and can be positive, indicating an increase in the population, or negative, indicating a decrease. देखो, जिस अंदाज से आपको बढ़ती हुई अगर निशानदेही होगी, तो इसका मतलब होगा कि आपके यहाँ पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। अगर वो निशानियाँ सामने आएंगी कि जिससे आपको नज़र आए कि भाई पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो ये साबित करेंगी कि आपके यहाँ शुमारियात के एतबार से इंसान जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। और ऐसा बहुत सी दफ़ा दुनिया में बड़े ममालिक में ऐसा हुआ है। चाइना तक में एक दफ़ा जो है ना, जब गवर्नमेंट की तरफ से ये मेहनत की गई, चुनाचे वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होना नज़र आ गए बड़े वजाहत के साथ। चंद सालों के अंदर उन्होंने देखा भाई ये तो चाइना की पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से कमी की तरफ आ रही है, और अगर इसी तरह बरकरार रही तो बात ये चल रही है, यहाँ पर फार्मूला समझा रहे हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो दूसरा सेकंड पॉइंट था वो ये था कि डेथ भी होती है, लोग पैदा भी हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। इसी तरह बर्थ रेट और इसी तरह डेथ रेट को जब आप काउंट करेंगे, और थर्ड नंबर पे इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इन दोनों को भी आप काउंट करेंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपके पास आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? यही फार्मूला आपको थोड़ा सा ये तरीके से यहाँ पर समझा रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपने लिखी इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ रेट और प्लस नेट माइग्रेशन।
और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके सामने खुद ब खुद कौन सा रेट आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपके सामने आ जाएगा। समझ गए बात? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, उसमें आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होती है, जो बढ़ोतरी हो रही होती है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि शामिल होते हैं। सबसे पहला क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सोशल नॉर्म्स, और इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स, इसी तरह नेट माइग्रेशन, कल्चरल एटीट्यूड्स टू फैमिली साइज, फैमिली लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इन तमाम चीज़ों से क्या बात पता चल रही होती है? हाँ जी, क्या बात पता चलती है इन चीज़ों से? आबादी के फिर किस में आएगा ये? बायो में नहीं आता, ये आइडियोलॉजी में ही आता है। और किसके अंदर आएगा? अल्लाह की बंदी। बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। अब इसको समझो। बर्थ रेट्स क्या है कि जो हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही है, पढ़ लो इसको। द बर्थ रेट ऑल्सो नोन एज द क्रूड बर्थ रेट इज अ मेजर डेट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ बर्थ्स in a population during a specific period per 1000 people in the population। क्या मतलब? जो पैदाइश की शरह है ना, वो जैसे जैसे न्यू बर्थ्स हो रही हैं, नई पैदाइशें हो रही हैं, तो उसकी शरह को भी कहा जाता है बर्थ रेट। एक ऐसा पैमाना भी है ये नापने का जो आबादी के अंदर एक मखसूस शरह पैदाइश और शरह अमवात के तयन को बता सकता है ख़ास मुद्दत के अंदर। क्योंकि जब आप न्यू बर्थ रेट्स को मालूम कर लेंगे तो उससे एक अंदाज़ा आपको ये भी हो जाएगा कि जो लोग डेथ रेट्स हैं वो भी आपके सामने खुद ब खुद आएगा ऑटोमेटिकली। अगर एक फार्मूला आपने अप्लाई किया, एक चीज़ को निकाल लिया, तो दूसरी चीज़ आपको खुद ब खुद पता चलती रहेगी। क्योंकि आप इस चीज़ को जो रियल करंट पॉपुलेशन आबादी होगी जो इस वक्त है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसमें जब आप एडिशन करेंगे बर्थ रेट को तो आपके सामने खुद ब खुद इजाफे के साथ ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि बाकी कितनी चीज़ें उससे खुद माइनस हुई हैं, वो भी आपके सामने खुद ब खुद आएगा। या फिर आप इसका उलट कर लें, जैसे कि आगे आ भी रहे, तो देखिए बर्थ रेट है, उसको आपने लिखा इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ, जितनी पैदाइशें हो रही हैं उसको आपने लिखा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो करंट इस वक्त आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसको आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप कर देंगे तो इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा? बर्थ रेट भी आ जाएगा और आप उससे डेथ रेट भी निकाल सकते हैं आराम से। अब आगे आ जाए सेकंड, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मरने वाले लोगों की तादाद। द डेथ रेट और क्रूड डेथ रेट इज़ अ मेजर डेट एक्सप्रेसेस the number of deaths in a population during a specific period per 1000 people in the population। क्या मतलब? जो शरह अमवात है या जो आम तौर पे अमवात हो रही हैं, ये भी एक ऐसा पैमाना है जो आबादी में भी, अगर आप 1000 अफराद पर एक मखसूस मुद्दत के दौरान आबादी में इसकी, अगर इसको आप फार्मूला लगा के अमवात के साथ तादाद जो अमवात की है मरने वालों की, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से? जैसे आपने डेथ रेट निकाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो है ना 100 लोग मर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नंबर ऑफ डेथ्स आपने लिखे 100
डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन आपकी है मिसाल के तौर पे 10,000, एक मल्टीप्लाई बाय आप इसको करें 1,000, तो जो आपके पास काउंटिंग आ जाएगी वो क्या आएगी, डेथ रेट। बात समझ रहे स्टूडेंट? इसको करके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ डेथ है 1000, अगर 1000 है, इसको करके देखें जी, इसको करके देखें अभी कैलकुलेटर में। 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 10,000 हमारी आबादी है, मल्टीप्लाई बाय इसको हम कर लेते हैं 1000। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपके पास? देखो ज़रा, क्या कर रही हैं आप? निकालें कैलकुलेटर, निकालें, सब निकालें कैलकुलेटर। मोबाइल में नहीं है कैलकुलेटर, ही नहीं है इनके पास। बिस्मिल्लाह नहीं, कार्ड लूँगा और वहाँ जमा कराऊंगा कि कह रही है कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल है लेकिन इनके पास। जल्दी जल्दी खोलो कैलकुलेटर सारे और करो भाई। डेथ रेट है आपके पास 1000 लिखो और डिवाइडेड बाय करो इसको 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या आ गया? तो 100 क्या है आपके पास? डेथ रेट क्या आ गया आपके पास? मतलब कि 100 लोग जो है ना मिसाल के तौर पर मर रहे हैं। 900 पीछे 9,900 लोग बचे, 9,900 लोग बचे। तो आपके पास ये आ गया भी 10,000 में से 100 लोग मर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में जितने का आपने काउंटिंग, जो रियल पॉपुलेशन आपके पास जितने अरसे की थी ना, उसके अंदर से ये परसेंटेज फार्मूला लगा के आपके सामने खुद ब खुद आ गया, जो कि बहुत इजी है, आसान है अगर आप समझना चाहें। आगे आ जाए। नेक्स्ट, माइग्रेशन। ये आपके पास थर्ड फैक्टर है ऑफ पॉपुलेशन, अपनी सेंसस को शुमार करने का, कि जो लोग आपके यहाँ ऐसे होते हैं, टू टाइप्स के माइग्रेशन होती है आपके यहाँ, 2 किस्मों की। पहले तो समझे माइग्रेशन क्या है। रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एदर विद इन अ कंट्री इंटरनल माइग्रेशन और अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंटरनेशनल माइग्रेशन। चाहे वो आपके मुल्क के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, या आपके मुल्क से किसी अदर कंट्री में वो मुंतकिल हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक तो इंटरनेशनली और इंटरनली है। तो इंटरनली आप जानते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में होगी, या सीजनल भी होती है, बाज़ दफ़ा प्लान्ड भी होती है। और अगर इंटरनेशनल है तो वॉलंटरी भी होगी, इनवॉलंटरी भी हो सकती है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसीलिए इसमें ज़्यादा तफसील नहीं है। फिर आ जाए तो बाज़ आपके यहाँ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। बेटा मोबाइल बंद कर दो, आप उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ, आगे आ जाओ। पुल फैक्टर्स क्या है? नहीं, आप बोल भी नहीं सकोगी। अब मैं आपसे कार्ड लूँगा और निकालूंगा बात। पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स, ये बाज़ वो चीज़ें होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप माइग्रेट करते हैं। बाज़ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप माइग्रेट नहीं करते। दोनों काम बाज़ सूरतों की सूरत में होते हैं। जैसा कि आप देखें तो पुश फैक्टर्स क्या हैं कि वो आपको भगाने वाले होते हैं। बाज़ फ्यू सर्विसेज ऐसी होती हैं और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अनहैप्पी लाइफ होती है। फिर ऐसे पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, वॉर्स हैं और शॉर्टेज ऑफ फूड है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कराची में तो ये सारे मसाइल हैं ही नहीं, अल्लाह का शुक्र। एक्सेस टू सर्विसेज, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो पुल फैक्टर्स आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि जी आपके पास बड़े जो है मौके होते हैं अपनी सर्विसेज देने के। एक से एक हुनर जो है ना आपका, वो माशाल्लाह सोने के भाव बिकता है।
आपको थोड़ी सी भी काबिलियत और एबिलिटी आपके अंदर है, आप एक कोई स्किल भी जानते हैं, तो आप जी डॉलर्स में कमा सकते हैं माशाल्लाह। तो ये एक्सेस ऑफ सर्विसेज है कि आपको इस कदर उसका माशाल्लाह एक्सेस हासिल हो जाता है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, फिज़िकली आप माशाल्लाह या फिर ऑनलाइन भी अपनी खिदमत सर्विसेज देते हैं, और आपकी वही खिदमत जो आप लैक पुश ऑफ फैक्टर्स वाले मुल्क के अंदर या जो है ना उस कंट्री के अंदर दे रहे थे, तो आपको उसकी कोई उतनी ख़ास चार्जेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपकी माशाल्लाह थोड़ी सी खिदमत पर आपको बहुत अच्छा उसका रिटर्न और मुआवजा मिल रहा है। तो ये फैक्टर्स किस में शामिल हो जाते हैं कि वो फैक्टर आपको खुद खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ बुला रहे होते हैं गोया। और इसी तरह मोर इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ के मौजा ही मौजा लग गई भाई। और ये तो माशाल्लाह, हाँ नहीं मौजा ही मौजा। ये देखो यार, बगैर सुने माशाल्लाह देखो कुदरती निकल रहे हैं नेचुरली निकल रहे हैं। देखो ये होता है बाज़ दफ़ा, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। हमारे दोस्तों ने भी बोला, एक दफ़ा मैंने पता नहीं क्या लफ्ज़ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड शायद याद आ जाए। नहीं वो याद अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो लफ्ज़ मैंने बोला, उसने बोला यार ये तो गाना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। वो लफ्ज़ तो मैंने खुद बोला था। हाँ वो लफ्ज़ था, मैं ऐसे उसको बोल रहा था, अबे तेरी तो ऐसे मैं उसको कुछ कह रहा था, तो मुझे कहने लगा ये तो गाना है कोई। मैंने बोला मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई। मैंने उसको वैसे ही बोला था, कुछ मतलब गुस्सा आ रहा था ना, तो तेरी तो मैंने अपने अंदाज में बोला, वो बोलने लगा अच्छा भाई। बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, तो ये क्या होता है कि जी अच्छे आपको माशाल्लाह एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आना है, तो माशाल्लाह एक पिन लोकेशन से आपको अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे डायरेक्ट जो है ना माशाल्लाह सर्विस मिल गई ट्रांसपोर्टेशन की। वरना ऐसा सर्विसेज का मिल जाना ये बहुत कम है। लेकिन जिस जगहों पे आपको ये चीज़ हासिल हो जाती है, आप बड़ा इसको काउंट करते हैं कि भाई देखो, मैं भले जिस जगह से भी मेन रोड पर आया, वहाँ से मैंने बस पकड़ी तो डायरेक्ट मैं अपनी मंजिल के करीब ही पहुँच गया, मुझे वहाँ तक की डायरेक्ट बस मिल गई। लेकिन अब तक बड़ा हमारा अलमिया है ये कराची का कि हमें यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, एक तो इस तरीके से तो दूर की बात है, किसी तरीके से नहीं मिलती माशाल्लाह। जो थोड़ा बहुत अगर मेहनत की भी जाती है तो कराची वाले भी उसे माशाल्लाह नहीं छोड़ते। तो बहरहाल अभी तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के बाहर आएँ और वहीं से आपको बस मिल जाए और आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आ जाएं। ऐसा किस किस के साथ है भाई, हाथ खड़ा करके बताओ। बेटा आप भी अब यहाँ से उड़ जाओ, आपके तो मुसलसल मुझसे ज़्यादा तो आप बोल रही हो माशाल्लाह, इतना तो मैं भी नहीं बोल रहा। मैंने क्या बोला है, किस किस को मिलती है ऐसी सर्विस कि आप अपने घर से निकले और डायरेक्ट बस पकड़ी और यहीं गेट पे उतर आए अपने घर से? नहीं मिल रही ना, हालांकि टैक्सेस तो सारे दे रहे हैं। ऐसा है कोई टैक्स चोर हो? हम में से तो एक भी टैक्स चोर नहीं होगा। एक साबुन भी ख़रीदें उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, दालें ख़रीद रहे हैं, खुर्द व नोश खाने की चीज़ें जो ज़िंदगी बचाने के लिए हैं, उन चीज़ों पे भी माशाल्लाह पूरा फुल टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये सर्विसेज नहीं है। ऐसे ही इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, ज़िंदगी गुजारने के जो अच्छे तरीके कहाँ मौजूद है? आपको रोडों पे कहीं ठंडे पानी की मशीनें नज़र आती कि आपको ठंडा पानी मिल जाए, आपको टिशू बैग्स मिल जाएं, आपको और कोई जो सर्विसेज होती हैं साए के एतबार से, या और धूप इतनी है तो आपको आसाइश आसानियाँ मिल जाए। हालांकि ये सब चीज़ों का आप टैक्स भी देते हैं। होप फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ, और इसी तरह फैमिली लिंक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जहाँ पर मुयस्सर आएंगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचेंगी, और जिधर ये चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ से आप भागने की करेंगे। ये अलमिया तो हमारा रहा है बड़े ज़माने से, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस बात का अफसोस है
लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को दुरुस्त और ठीक करना इसमें सिर्फ हुकूमत का जिम्मेदारी नहीं है, आवाम की भी इसमें बहुत ज़्यादा भरपूर जिम्मेदारी होती। पॉपुलेशन पिरामिड जो एक आबादी का अहराम होता है ना, वो भी आप यहाँ पर समझ लें। परसेंटेज वाइज ये आपको सारी ग्रोथ बता रहे हैं। पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफ दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस अक्रॉस द पॉपुलेशन डिवाइडेड down the center between male and female members of the population. It's a way to visualize two variables, age and sex. तो उनकी जिन्स का भी पता चलेगा, उनके एज फैक्टर का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और ये एज वाइज ऊपर से बुढ़ापे से लेकर जो है ना पैदाइश तक इस पिरामिड को इन्होंने बनाया, अगर आप इसको समझ सकें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको डिस्क्राइब भी करा था कि हमें सेंसस, ये जो हम पॉपुलेशन की सेंसस करते हैं, मरदमशुमारी करते हैं, उससे हमें एज फैक्टर्स भी पता चलते हैं, मेल फीमेल का भी पता चल जाता है, और उनके बाकायदा जो है ना सेक्शन पता चल जाते हैं कि भाई ये जो है ना 1 साल के अंदर की उम्र के बच्चे हैं, ये 10 साल के 1 साल से 10 साल के दरमियान के हैं, ये 10 से 20 के हैं, फिर ये 90 से 100 के इतने लोग हैं। और इस इलाके के तो पता चलता है जी, उस इलाके के लोग तो लंबी उम्रें पाते हैं भाई, वहाँ की फ़िज़ा हवा ऐसी माशाल्लाह कुदरती नेचुरली और साफ़ सुथरी है। और उल्टा होता है कि वो उम्र के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन वो और जवान नज़र आ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जवानी तो पता ही नहीं चलती, एकदम बचपन होता है डायरेक्ट बुढ़ापा आ जाता है। जवानी किधर गई, बीच में ढूंढो भी तो नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से, एकदम जी बाल गायब हो जाते हैं सर के। तो ये सब क्यों हो रहा है? और हमारे ही पाकिस्तान के बाज़ इलाकों के लोग ऐसे हैं कि वो माशाल्लाह उनकी उम्र एज बढ़ रही होती है और हम हैरान हो रहे होते हैं देखकर, भाई ये तो पहले से ज़्यादा जवान हो गए, ये क्या चल रहा है? तो ऐसे भी माशाल्लाह इलाके, और कश्मीर के लोग अक्सर ऐसे ही हैं, उनके फ़िज़ा और हवाई ऐसी है और ग़िज़ा ऐसी है माशाल्लाह। The graphic starts from youngest at the bottom to oldest at the top. It's called a population pyramid because when population is growing, there are more babies being born than there are people dying. The graphic forms the shape of a triangle. They show the number of dependents, children and sometimes elderly people, and general structure of the population at any given moment. HDI, Human Development Index, जैसे एक किताब की फहरिस्त होती है ना, इंडेक्स होता है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके आपको वहाँ पर सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि उनकी निशानदेही वहीं से हो जाती है और पेज वाइज भी आपको वहीं से पता चल जाता है, उनके पेजेस का भी आपको अंदाज़ा वहीं से हो जाता है। HDMI डायरेक्ट सेम एज इट इज वही चीज़ है HDI। The Human Development Index (HDI) is a composite index developed by the United Nations to measure and compare the average achievements in 3 basic dimensions of human development across countries. ये क्या होता है कि Human Development Index जो है ये HDI अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ये बनाया गया है। एक ऐसा तैयार करदा, यूँ समझ लें कि जामे इशारिया है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी फिगर है कि जिसके ज़रिए तमाम ममालिक, तमाम कंट्रीज़ जो है ना अपनी इंसानी जो तरक्की के तीन बुनियादी जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, उनको बड़ी आसानी से मुख्तलिफ डायरेक्शन से इस पैमाइश के ज़रिए, इस काउंटिंग के ज़रिए समझ सकते हैं। बात समझ आई कुछ थोड़ी सी? HDI क्या होता है भाई? सबसे पहले मैंने क्या समझाया? हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये एक फहरिस्त होती है। जैसे एक किताब के स्टार्ट में एक इंडेक्स होता है ना, एक फहरिस्त होती है जो आपको तमाम जितने भी आगे चैप्टर्स आने होते हैं, आपके टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उनके पेजेस, हर चीज़ वहीं पे आपको पता चल जाती है, अंदाज़ा हो जाता है सारा कुछ। तो ऐसे ही ये एक इन्होंने ना मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक की मदद के साथ ही एक ऐसा समझ लें चार्ट नुमा एक फहरिस्त बनाई है
जिसके ज़रिए से हर मुल्क दुनिया का अपने मुल्क के अंदर मौजूद इंसानों के अंदर पाई जाने वाली जो 3 बड़ी बुनियादी डायरेक्शंस होती हैं ना, जहतें होती हैं, उनको बड़ी आसानी से कामयाबी के साथ ना इस फहरिस्त के ज़रिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन का इसके साथ सही मुआवजा कर सकते हैं। यानी कि उसके सही काउंटिंग को ना इन 3 तरीक़ों से समझ सकते हैं इस चार्ट के थ्रू जो ये बनाया इन्होंने। आपने देखा है वो चार्ट? अभी तक नहीं देखा ना, आगे आएगा ना, जाहिर सी बात है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये एक उन्होंने चार्ट बनाया है इस एतबार से जिससे वो इन 3 बातों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वो 3 बातें ये हैं, 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसानों के जो भी मुख्तलिफ जिहाद के एतबार से, उनकी तरक्की के एतबार से, उनकी ज़िंदगी गुजारने के एतबार से 3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसको हम इस पैराए के अंदर बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। उनमें पहली बात क्या होती है? डायमेंशन। सेकंड होती है इंडिकेटर्स। थर्ड होती है डायमेंशन इंडेक्स। यानी कि पहली बात का मतलब क्या होगा? डायमेंशंस, डिफरेंट जिहतों से, डिफरेंट डायरेक्शन से आप उनके डायमेंशन को समझ सकें। उसमें सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो इंसानी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जो बग़ैर बीमारी की हो और लंबी ज़िंदगी हो, खुशहाल घराना, खुशहाल ज़िंदगी जिसको कहा जाता है। समझ रहे बात? ये सबसे पहला मेजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का। सबसे पहला राइट भी यही है कि आपको ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए। ये ज़िंदगी गुजारने का असल हक़ है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, आपको कोई ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए कुरान ने भी, हदीस ने भी, शरीयत ने, इस्लाम ने, हत्ता कि एनी रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी दुनिया का मज़हब है ना, किसी मज़हब ने ये नहीं कहा कि भाई किसी इंसान की ज़िंदगी को बग़ैर किसी वजह के जो है ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी मज़हब ये बात नहीं करता, सिवाय दुनिया का एक मज़हब के जो यहूदी मज़हब है, वो ये बात भी करता है कि यहूदी के अलावा उनकी किताबों में ये बातें लिखी हुई भी हैं कि यहूदियों के, और अपने जब उनका बच्चा पैदा होता है तो यहूदी पता है अपने बच्चे के कान में क्या कहते हैं? अपनी यहूदियत की ज़बान में वो ये कहते हैं, पहले सीधे कान में ये बात बोलते हैं कि तुम असल इंसान होने का हक़ रखते हो चूँकि तुम यहूदी नस्ल से हो, और दूसरे कान में कहते हैं कि तुम्हारे अलावा जितने भी अरबी और गैर यहूदी लोग हैं ये जानवरों से भी बदतर है, इनको तुमने अपने हाथों से कत्ल करना है। जैसे हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? उसके कान में अजान देते हैं, सीधे कान में पूरी अजान देते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का नाम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सुन लो अभी से कि सबसे बेहतर है तुम्हारी नींद से भी, हालांकि उस बच्चे पे तो नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होती। और दूसरे कान में इकामत कहते हैं कि देखो अब नमाज खड़ी होती है तो हम ये पढ़ते, यानी कि अजान हो गई, नमाज खड़ी होने के लिए इकामत होती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाति हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतना मौज़्ज़न पीछे इकामत कहता है और फिर उसके बाद इमाम का काम होता है अब वो अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करता है। इकामत तक हम उसके उल्टे कान में कह देते हैं। अब बच्चा जैसे जैसे माशाल्लाह बड़ा होता जाता है, कलमा पढ़ता है, कुरान सीखता है और चीज़ें सीखता है, फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। अब इसकी नमाज कब होगी? जैसे ही मर जाएगा तो इसकी क्या पढ़ते हैं हम लोग? नमाज जनाजा। और अजान और इकामत इसने पहले ही कह ली थी, सुन ली थी।
अब इसकी नमाज उस दिन पढ़ा दी जाती है, गोया कि इसका चैप्टर क्या हो गया, क्लोज। अब ये फाइल क़यामत के दिन खोली जाएगी मरने के बाद। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो अज़ान होती है, फिर इकामत, इसके नमाज के दरमियान कितना ब्रेक होता है, फासला होता है 15 मिनट का। ये आपको भी पता होना चाहिए। हमारे यहाँ हर मस्जिद में अज़ान के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है नमाज के लिए। अगर 1:30 बजे नमाज है तो 1:15 तक अज़ान दे दी जाती है, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद क्या होती है, नमाज खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कि बस यही अज़ान और इसकी नमाज जनाजा के दरमियान जो ब्रेक है ना 15 मिनट का, वो ये ज़िंदगी है बस। अब ये वो अच्छी गुजारता है, बुरी गलत गुजारता है, ये उसके ऊपर। तो बहरहाल सबसे बड़ा ज़िंदगी का हक़ क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये सबसे बड़ा उसका मेजर पॉइंट है। सेकंड क्या है, नॉलेज। इल्म जितना सीखेगा उतना जहालत से दूर रहेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छा और संवारता जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या है, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना तवक्कल इलल्लाह, कनात पसंदी। मकड़ी को आप देखें वो क्या होती है, कनात पसंद होती है, यानी कि थोड़ी चीज़ पर राज़ी हो जाती है, खुश हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ पर इक्तफ़ा कर लेती है। और मक्खी को आप देखें तो वो लालची होती है, ग्रीडी, जहाँ भी बैठे बस चाहती है मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाए फ्री में। आपके चाय में अगर आ गई तो उसमें छलांगी इसलिए मारती है, डूबी इसीलिए जाती है कि मुझे चाय मिल जाए किसी तरह। तो वो कहते हैं ना कि कोई मेमन साहब बैठे हुए थे, बोलना नहीं चाहिए मेमन, वैसे चलो मैंने कह दिया, उसने उसी को निचोड़ के चाय भी निकाल ली थी। और हदीस में क्या आता है कि जब मक्खी आपके इस तरह लिक्विड वाली चीज़ में गिर जाए ना, चाय में या दूध में या किसी भी शहद में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अंदर डबो के फिर निकाल के फेंक के उस चीज़ को पी लिया। ये सुन्नत अमल है, क्योंकि उसके एक पर में शिफा, एक में जो है ना बीमारी है। और वो क्या करती है, जब डूब रही होती है, लालच है कोई भी चीज़ ले लो, तो जब डूब रही होती है तो वो अपना उल्टा पर जो मरज़ बीमारी वाला है ना वो अंदर डाल देती है, और ये शिफा वाला पर ना बचा लेती है ताकि सूखा रहे, मैं किसी तरह निकल के उड़ के भाग जाऊं। लेकिन वो आधी तो भीग चुकी होती है, गीली हो जाती है, तो वो उड़ ही नहीं पाती। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अरे ये तो मक्खी गिर गई, फेंक दो भाई चीज़। यहाँ पे सुन्नत याद नहीं आती। हाँ, ये हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये हमारा दीन इस्लाम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इसको पूरा डिबो दो और फिर निकाल के फेंक दो। अब क्या हुआ, जो उसका उल्टे पर से उसमें बीमारी गई थी ना, सीधे पर से वही शिफा चली गई। अब वो आपकी उस लिक्विड में कोई भी अब बीमारी नहीं रही, वो उसी के एक पर में शिफा है, एक में बीमारी है। वो बीमारी उसी पर से जब आपने डिबो दिया, डिबो के एक दफ़ा डिप करके फेंक दो बस, फिर उसे पी लो, ये सही है, ये भी सुन्नत अमल है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, जो मकड़ी है ये कनात पसंद है। भाई आप थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाएं, एक तो आप अभी आई हैं माशाल्लाह। कनात पसंद है क्या मतलब कि थोड़े पर इक्तफ़ा कर लेने वाली, राज़ी हो जाए, थोड़ी सी चीज़ पर खुश होने वाली। और मकड़ी जो ये जाले बनाती है, और मक्खी क्या है, लालची है। तो इसीलिए अल्लाह ने मकड़ी की ग़िज़ा जो है किसको बनाया है, मक्खी को। मक्खी मकड़ी को नहीं खाती है, बल्कि मकड़ी मक्खी भी खा जाती है। ये लालची होती है ना, लालच की बला क्या है, लालच की, हाँ, लालची की बला, लालच बुरी बला है, और लालची दूसरे की ग़िज़ा बनता है क्योंकि वो लालच करता है। और मकड़ी कनात पसंद है। नहीं बात समझ आई, काम की बात नहीं सुनने को तैयार। चलो आगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ रहे होगे खुद ही। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन इंडेक्स, जीएनआई पर कैपिटा, जीएनआई इंडेक्स, बला बला। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एंड longevity of the population। हाँ,
खामोश हो जाए। मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ विच इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। अच्छा जी, आसानी तो कर रहा हूँ। सेहत, पैदाइश के वक्त जिंदगी की तवक्को। देखें, आबादी की मजमूई सेहत का अंदाज़ा जो है ना, वो इसी पॉपुलेशन से ही लगाया जाता है। आबादी की लंबी उम्र का अंदाज़ा भी इसी फैक्टर से पता चलेगा। इसी तरह पैदाइश के वक्त पैदा होने वाला यानी कि मुतवक्के जो उम्र होती है कि भाई किसी के यहाँ अगर पैदाइश हुई और उनके यहाँ जो है बच्चे पैदा हुए तो उसकी उम्र का अंदाज़ा भी उसी वक्त मापा जाता है। ये एक देखें, रेगुलर क्लास है, इसमें कहीं फाइनल सबमिशन के लिए नहीं जाना चाहिए। एक नौज़ायदा के ज़िंदा रहने की औसत तादाद परसेंटेज वाइज क्या होती है वो भी इससे पता चलेगी। इसी तरह तालीम, एजुकेशन का, स्कूलिंग का, उसका जो एक औसत परसेंटेज होगी ईयरली वाइज वो भी इससे पता चलेगी। इसी तरह जो स्कूलिंग के अंदर दाखिले के एडमिशन के जो ईयर्स हैं यानी कि उसका भी साल का अंदाज़ा वो भी इसी से पता चलेगा। किसी मुल्क में तालीम की क्या मकदार है, परसेंटेज है, और उसका मयार एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड, वो भी इसी से पता चलेगा। स्कूल की तालीम के जो औसत साल होते हैं 25 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के एतबार से आप देखें उसके ज़रिए से कि वो तालीम कितने साल की उम्र तक में कंप्लीट कर लेते हैं। एक जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है, फिर उससे आगे अगर वो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो है ना डिग्री होल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी उम्र एज वाइज वो कहाँ तक पहुँचती है, उसके हिसाब से ही आपकी ये जॉब्स भी आती हैं। उसमें एज फैक्टर्स भी उसी तनासुब से होते हैं कि भाई इस उम्र तक तो PhD हो जानी चाहिए, इस उम्र तक तो MPhil हो जाना चाहिए, इस उम्र तक तो मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सब इसी से ही अंदाज़ा लगाया जाता है, स्कूलिंग का भी और बच्चे के इन तमाम सालों को मुकम्मल करने का भी। ये भी फ़र्ज़ करते हुए कि उम्र के लिहाज से उनका इंदराज का तनासुब बच्चे की पूरी ज़िंदगी में एक जैसा रहना चाहिए। भाई एक बच्चे ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे 18 साल की उम्र में आपने देखा 100 बच्चों ने 18 साल की उम्र में मैट्रिक कंप्लीट कर लिया लेकिन 10 बच्चे नहीं कर सके, तो आपने एवरेज वाइज जब देखा भाई 100 बच्चों ने कर लिया, इसका मतलब है कि एवरेज जो एक एज है वो इतनी होनी चाहिए मैट्रिक करने के लिए। ऐसे ही हिफ्ज़ के मामले की भी है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं उन्होंने जी 25 दिन में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया कुरान पाक, लेकिन हम जो नॉर्मली देखते हैं ना तो 2 साल का दौरानिया है, 2 इयर्स, 2 साल के अरसे में जो है ना आपका हिफ्ज़ मुकम्मल होना चाहिए, कुरान पूरा याद हो जाना चाहिए। तो ये हम एक अंदाज़े से निकालते हैं। इसी तरह मजमूई जो पूरे कौम जो नेशन है उसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनकी आमदनी का तनासुब, किस एतबार से वहाँ के लोग जो है ना किस कदर कमा लेते हैं पैसा महीने में या साल भर में वो किस कदर कमा लेते हैं, तो इसका भी अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है। आबादी की जो मुआशी बहबूदियत होती है ना उसका अंदाज़ा भी फ़ी कस मजमूई एतबार से इसमें नापा जाता है। ठीक है, जो किसी मुल्क की कुल आमदनी पर भी उसको डिवाइड कर दें तो वो सिस्टम आपको पता चल जाता है कि हर फ़ी फ़र्द जो है ना वो किस एतबार से आपके मुल्क के अंदर उसकी इनकम मौजूद है, वो कितनी इनकम कंप्लीट अपनी हासिल कर लेता है। इसके बाद आ जाए तो HDI रेंज। द HDI वैल्यू इज़ अ नंबर बिटवीन 0 and 1 with higher values indicating higher levels of human development। के जो आपके लास्ट है ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट HDI, अगर ये मतलब इसको आप टू हेड करके देखते हैं 0.8 से कि भाई जो बहुत ज़्यादा अगर इंसानों की तरक्की होती चली जा रही है,
ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.8%। और अगर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, वेरी हाई नहीं है, तो वो आपकी काउंटिंग में आ जाएगा 0.7 करके, यानी कि समझ लें 1 तक कम हो जाएगा। और अगर उससे नीचे आ जाए मीडियम पर, तो वही स्टैंडर्ड आपका और नीचे होकर चला जाएगा 0.55 तक। और अगर बिल्कुल नीचे आ जाए, लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो यही पॉइंट आपका जो है ना, बस जिस कदर परसेंटेज वाइज आपको नीचे आता हुआ नज़र आता रहे, उसके साथ आपने इसको माइनस करना है फिर 0.5 से उतने परसेंट को। तो आपके सामने रियल HDI परसेंटेज फैक्टर अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट का सामने आता चला जाएगा। यही उसका फॉर्मूला है, सेम। समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मुझे बता दें प्रेजेंटेशन किस हमारे ग्रुप की पेंडिंग पर है, रह गई है? ग्रुप नंबर 3 का कोई स्टूडेंट है? नाम देखो ज़रा क्या है, ग्रुप पर नाम चेक करो। पेपर जब सबमिट होगा तो बता सकता हूँ, अभी सबमिट नहीं हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्लास है, रेगुलर क्लास है नेक्स्ट। नेम कॉल कर लें जल्दी से, ताकि हम उनको फिर आज 0 कर देंगे सीपी में ना। बरीरा, शेरबानो, उम्मे अबीहा, माहीन, अदनान आदिल। भाई ये 5-6 है ना, इनको मुझे दोबारा टैग भी कर दें। क्या नाम है? अफनान आदिल और भाई इनका नाम इसमें से हटा के ना मुझे इनको दोबारा नाम मुझे भेज दें, ताकि इनको आज 0 मार्क कर दूं। मैं अपनी लिस्ट में भी एक दफ़ा फाइनल चेक कर लूँगा। हाँ, नोट करे हुए ना, नोट करे हुए बिल्कुल। तो आजकल मैं ये सीपी फाइनल कर दूंगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनके नाम भेज दो मुझे। सही है, नंबर आप लोग के अच्छे हैं। मिड में वो मुझे, मैं नाम भी ले लूँगा आप लोगों से ना, तो वो देख लूँगा उसको भी। अच्छा जी, नहीं है अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने प्रेजेंटेशन देनी हो यहाँ? तो मैं तो मौका दे रहा हूँ ना, अभी आ जाओ जी। स्लाइड्स भेजनी नहीं है, प्रेजेंटेशन देनी है। आपके 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, फिर मुझे नहीं बोलना। सीपी में जब आपके कोई नंबर ही ना आए, 35 नंबर की सीपी है ना, कोई दिया ना असाइनमेंट, तो 0 हो जाएगा, आपके सीपी 0 आ जाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इनकी कर रहा। जो दिया है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जो चीज़ नहीं दे रहे वो मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। फिर मुझे कहना नहीं, आप जल्दी करो, अगर देना है तो आ जाओ। सेकंड हाफ लगाएं। मैं बोलता हूँ, अभी रुक जाओ। अब्दुल रहमान हयात, आयशा सना, अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनमोल। कहाँ है अनमोल? अनमोल कहाँ है? मुझे पता ही है नहीं, और इसने बोली है। अब इसकी मैं एब्सेंट करूंगा। अनोद कादरी, अरीज खान। कहाँ है अरीज खान? अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर। वाह, इससे और गंदा नहीं मिला। बख्तावर कौन है? दुआ मुस्लिम, दुआ। ये दुआ तो फर्स्ट हाफ में तो थी, ये आई नहीं है, चली गई। ईमान मुस्फिरा, इशाल, इशाल सुनिसारा,
फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, माहनूर, माहीन जुल्फिकार, माहीन, मारूफ रसूल, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, मेमूना ईमान राव, मेमूना, महक, नेहा राशिद, राबिया फ़हीम, रीमा नास, कहाँ है रीमा? लगा दो इसकी, ये मासूम बच्ची है और इसके जो है ना एब्सेंट ज्यादा कम हो रही है, एब्सेंट ज्यादा हो रही है। रोहम रेहान, रुमैसा एजाज, सादीना, सफा उमर, सालेहा आरिफ, सना तारिक, इसकी भी 8 हो गई है। सानिया आबिद, शेर बानो, शेजा खुर्शीद, शेजा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सईदा आयशा आकिल, आयशा आकिल कहाँ है? सईदा आयशा उन्निसा, सईदा फातिमा, सईदा उम्मे हानी, उस्मान खान, वजिया वाहिद अली, क्या नाम है? क्या नाम है? सईदा अफनान आदिल, वो बंद हुआ हुआ है उधर, आप बंद हुआ हुआ है, लगेगा नहीं, लॉक हुआ हुआ है, यहाँ से आप उधर बात करें। क्या नाम है? उम्मे अभी अभी बंद हुआ हुआ है, लॉक लॉक हुआ हुआ है, लॉक। कोई देखे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाए, कोई फीस का, मैं नहीं कर सकता, वो वहीं से सही करेंगे। करेक्शन के लिए तो अभी जिनकी भाई आज की क्लास और लास्ट क्लास के अलावा एब्सेंट है, उनको करेक्शन करानी है, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस में वो है, तो वो एक पूरी लिस्ट अभी बना लें और दे दें तो वो करेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज मैं इस क्लास के बाद फिर जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो पेपर में नहीं बैठ पाते तो वो खुद जिम्मेदार है। जिनकी भी 8 एब्सेंट है या उससे ज्यादा है, वो करेक्शन के लिए अभी लिस्ट बना के दे दें, करेक्शन के लिए लिस्ट बना के अभी दे दें। और ये अनाउंसमेंट ग्रुप पे भी चला दें, ग्रुप पे भी। हाँ, जाए जाए। भाई किसी भी तरह लिस्ट बनाओ, मुझे भेज देना, बस ऑनलाइन भेज देना व्हाट्सएप।